क्या आप ऐसी जॉब्स सर्च करके थक चुके हैं जो आपकी एजुकेशन और स्किल्स को मैच करती हों? क्या आप खुद को लॉस्ट और अनसर्टेन महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद आप ये सोच रहे हो कि सिंध में रहकर विदाउट राइट कनेक्शंस क्या कोई चांस है एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करने का? कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 की जॉब सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। आज हम उन तमाम चीजों को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो आपको जानने की जरूरत है इन जॉब्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस तक, और हर वो चीज जो आपको इस एग्जाम को टॉप करने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पर्सनल ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करेगी। आपने अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कई साल गुजारे हैं। क्या आपको पता है आप कैपेबल हैं, आप स्किल्ड हैं, बट वेयर इज द अपॉर्चुनिटी? सच ये है कि हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जहां पे जॉब मार्केट्स बहुत कॉम्पिटिटिव और इवन हार्श हो चुकी है, बट एक सिल्वर लाइनिंग है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनने का चांस प्रोवाइड कर रही है। सो अगर आप सीरियस हैं एक स्टेबल और फुलफिलिंग करियर बनाने में, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट माइंड में ये आता है कि हु कैन अप्लाई, हु इज एलिजिबल फॉर दीज जॉब्स। इमेजिन करें कि आपने कई महीने गुजारे सिर्फ इस बात को रियलाइज करने में कि आप बेसिक क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। ये तो कोई नहीं चाहेगा। सो आइए दोस्तों इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं आज के इस वीडियो में। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, चाहे वो इंग्लिश हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। इन तमाम सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 21 to 30 इयर्स के बीच होनी चाहिए, और वो कैंडिडेट्स जो ओवर एज होने की वजह से इन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर पाए थे या अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक गुड न्यूज है। अब वो कैंडिडेट्स जो 43 इयर्स के भी हैं वो भी इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि SPSC ने एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर दी है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन जॉब्स के लिए जरूर अप्लाई करें। तो 43 इयर्स वाले, क्या आपने सोचा था कि इस स्टेज पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? यस, लाइफ हैज सरप्राइजेस आल्सो। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स येट। सिर्फ एलिजिबिलिटी को मीट करना इज नॉट इनफ, और भी बहुत कुछ है। दूसरे नंबर पे अगर हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आइडिया नर्व रैकिंग है, बट डोंट लेट इट स्केयर यू। आइए इस स्टेप को एट अ टाइम टैकल करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम को एक्चुअली दो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। एक होता है रिटन टेस्ट और दूसरा होता है इंटरव्यू। रिटन टेस्ट एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड होता है, जिसमें आप MCQs पूछे जाते हैं। ये मेनली फोकस करता है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया पे। सो फ्रेंड्स, अगर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सिलेबस को ब्रेक डाउन करें तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें मास्टर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन होता है जनरल इंग्लिश का, जिसमें से 20% MCQs पूछे जाते हैं, और दूसरा पर्सन होता है एकेडमिक, जिसमें से 80% MCQs लिए जाते हैं। मतलब 20% MCQs जो है वो जनरल इंग्लिश वाले पोर्शन से आएंगे और 80% MCQs आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया है वहां से लिए जाते हैं। उसके बाद अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए भी वही सेम सिलेबस है। 20% MCQs जनरल इंग्लिश से हैं और 80% जो है वो एकेडमिक एरिया से हैं। इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूलॉजी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जो सिलेबस है उसमें 20% MCQs जनरल इंग्लिश वाले पोर्शन से लिए जाते हैं और 80% MCQs एकेडमिक पोर्शन से लिए जाते हैं। मतलब ये कि 80% आपका जो पेपर है वो आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट एरिया है वहां से लिया जाता है, और 20% उसमें सिर्फ जनरल इंग्लिश के MCQs होते हैं, जिसमें से ये पेपर बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जो असिस्टेंट BPS 16 के बारे में था, तो दोनों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में भी टोटल जो है वो 100 मार्क्स होते हैं और 50 MCQs होते हैं। हर MCQ पे 2 मार्क्स होते हैं। सब्जेक्ट MCQs जो हैं वो 40 होते हैं और उसके अलावा इंग्लिश
ग्रामर से 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग में 0.5 मार्क जो है वो आपकी माइनस हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। यानी ऑलमोस्ट असिस्टेंट और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पेपर पैटर्न है वो सेम है। सो फ्रेंड्स, अगर मिसाल के तौर पे हम ये डिस्कस करें कि क्वेश्चंस किस एरियाज से आ सकते हैं, तो इफ यू आर एन इंग्लिश स्पेशलिस्ट तो आप एक्सपेक्ट करें कि लिटरेरी पीरियड्स, क्रिटिकल थ्योरीज और ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फिजिक्स एक्सपर्ट हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि क्वांटम मैकेनिज्म से लेकर थर्मोडायनामिक्स तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक टू फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिर्फ डीप और थॉरो स्टडी ही है जो एक रियल स्पेशलिस्ट और एवरेज एप्लीकेंट को सेपरेट करती है। मतलब ये कि आपने अपना जो सब्जेक्ट है उसकी जो तैयारी करनी है वो थॉरोली और डीपली करनी है। ये चीज डिफरेंशिएट करेगी और सेपरेट करेगी कि आप एक रियल स्पेशलिस्ट हैं अपने सब्जेक्ट में या फिर आप एक एवरेज एप्लीकेंट हैं। सो दोस्तों, अगर आपने अपनी स्टडीज में मेहनत की है देन इट्स टाइम टू बकल अप। इन जॉब्स को लाइटली मत लें, इन जॉब्स का एक सिग्निफिकेंट पे ऑफ भी है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सैलरी की बात करें तो इनिशियली जब आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं तो 70 to 80K तक आपको सैलरी दी जाती है। देन इट डिपेंड्स ऑन द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। इमेजिन करें कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है और जिन चीजों के बारे में आप पैशनेट हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक परस्यू कर सकते हैं और आपको ये मालूम हो चुका है कि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, तो कैसा लगेगा। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करें तो जब आप एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज्वाइन करते हैं तो दिस इजंट द एंड। आपके पास एक रोड मैप होता है, यानी बीपीएस 17 से लेकर बीपीएस 18 तक भी जा सकते हैं आप। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के बाद सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बीपीएस 18 में भी जा सकते हैं और पोटेंशियली प्रिंसिपल बीपीएस 19 तक भी जा सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और अपने रोल में एक्सेल करते हैं तो। जरा सोचिए, किसी भी प्रमोशन से आपको सिर्फ एक टाइटल नहीं मिलता, इससे आपको प्रेस्टीज मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे आपकी पेचेक और पेंशन भी बढ़ती है। तो याद रखें, ये तमाम चीजें बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तो कभी नहीं मिलती। तो आइए डिस्कस करते हैं वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं आफ्टर बीइंग अपॉइंटमेंट एज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग और ड्यूटीज की बात करें तो जब आप अपॉइंट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग सिंध के अंदर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में होती है और पोस्टिंग जो है वो वेरी कर सकती है। आप अपनी इनिशियल पोस्टिंग के कुछ साल बाद अपने घर के करीब भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ड्यूटीज की बात करें तो इसमें हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, लेसन प्लान्स और कैरिकुलम गाइडेंस को डेवलप करना, असेसमेंट कंडक्ट करना और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को रिपोर्ट करना, ये चीजें एक्चुअली एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ड्यूटी में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो हर कैंडिडेट पूछता है कि ये सब चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन इसको करें कैसे, इसको अचीव कैसे करें। तो उसके लिए अगर मैं आपको कुछ स्टडी या प्रिपरेशन टिप्स दूं तो आपने क्या करना है, अपनी स्टडी को मैनेजेबल सेक्शंस में ब्रेक डाउन करें और अपना जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें और उसको सब्जेक्टिव वे में लेके चलें। अपनी तैयारी को ऑब्जेक्टिव वे तक महदूद ना करें, यानी अपना जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसकी जो तैयारी है वो आप ऑब्जेक्टिव वे तक महदूद ना करें, सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी ना करें। आप अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव वे में तैयार करें ताकि अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर उस टॉपिक में से कहीं से भी एमसीक्यूज पूछा जाता है तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी करेंगे तो इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू। उसके बाद अगर इंटरव्यू के बारे में कुछ टिप्स की बात करें तो इंटरव्यू जस्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं होता, ये एक चांस होता है लास्टिंग इंप्रेशन बनाने का। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, प्रोफेशनली ड्रेस करना है और टीचिंग से जुड़ी अपनी नॉलेज और पैशन को शोकेस करना है। याद रखें, आप सिर्फ स्किल्स सेल नहीं कर रहे बल्कि आप डेडिकेशन सेल कर रहे हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ आपका करियर बल्कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। इमेजिन करें कि आपकी फैमिली को कितना प्राइड होगा जब आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी आपको और वो स्टेबिलिटी जो आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाया मत होने दें, इससे फायदा उठाएं
और अगर आपने अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई करके उसके बाद सीरियसली तैयारी पे लग जाएं और अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को थॉरोली और डीपली तैयार करें। सो दोस्तों, ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डोंट फॉरगेट टू चेक माय लास्ट वीडियो जो मैंने असिस्टेंट बीपीएस 16 के बारे में बनाई थी। ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे भी मिस ना करें। एंड स्क्रीन पे क्लिक करें एंड गेट क्लोजर टू योर ड्रीम जॉब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।